कविता का पठन करने वाले हैं। वो कविता जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने देश और देश प्रेम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हम कौन से देश में रहते हैं? सही, हम भारत देश में रहते हैं। मेरा भारत महान, मेरा भारत मुझे सबसे प्यारा लगता है। ऐसे कई शब्द हम और कई वाक्य हम हमेशा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों से हम अपने देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो आस्था है, जो लगाव है, वो हम दिखाते हैं। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। तो आज की जो कविता है वो कविता भी देश प्रेम पर ही आधारित है। तो चलो इस कविता का पठन करते हैं, गायन करते हैं और समझ लेते हैं कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले हम करते हैं इस कविता के कवि का परिचय। इस कविता के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। हम पढ़ रहे हैं कविता क्रमांक 9, वह देश कौन सा है। इसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था। मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई थी। इनकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कवि का परिचय तो करवा लिया है, समझ भी लिया है। तो चलो अब हम करते हैं इस कविता का गायन। मैं पहले ये कविता आपको गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद आप भी गाइएगा। इससे क्या होगा, अगर हम इसे रिदम के साथ गाएंगे तो अपने आप में ये कविता पठन हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। चलो। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है।
मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का गायन हमने पूरे रिदम के साथ किया। आशा है आपको ये रिदम पसंद आई होगी और इसी रिदम के साथ या फिर आपकी मनपसंद रिदम के साथ अगर आप इस गीत को गाना चाहें तो गा सकते हैं। कविता का गायन तो हमने कर लिया, अब चलो इस कविता का अर्थ भी समझ लेते हैं। कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि हमें यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी मतलब मन को लुभाने वाली, मन को हर्षाने वाली, ऐसी प्रकृति की गोद में, प्रकृति मीन्स निसर्ग, नेचर, जहाँ पे ऐसा देश है जो पूरी तरह प्रकृति की गोद में है, जिसके आंगन में हमेशा निसर्ग रहता है, प्रकृति खेलती रहती है, ऐसा देश कौन सा है भला? ऐसा प्रश्न कवि हमसे पूछ रहे हैं। गोद में जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में हमेशा हंसता खेलता रहता है, हम हमेशा अपने मन की बात माँ से कर अपना प्रसन्न चेहरा रखता है, उसी तरह यह जो प्रकृति की गोद में बसा हमारा देश है वह कौन सा है। यहाँ पर पहेलियों के माध्यम से या कविता के माध्यम से कवि हमें हिंट भी देते हैं और हमसे प्रश्न भी पूछते हैं कि ऐसा देश कौन सा है जो पूरी तरह प्रकृति की गोद में बसा है, जो प्रकृति माँ के गोद में खेल रहा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, सुख स्वर्ग, तो स्वर्ग माने जहाँ पर आनंद होता है, प्रेम होता है, ईमानदारी होती है और सुख ही सुख होता है। इसीलिए जहाँ पे सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, ऐसा स्वर्ग कौन से देश में है, उस देश का नाम क्या है? इस तरह के प्रश्न कवि हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो हमें सोचना है ऐसा कौन सा देश है जो प्रकृति की गोद में तो बसा ही है, साथ ही साथ में वहाँ पे जाने पे ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग के दर्शन तो नहीं कर रहे हैं। इतनी सुंदरता, इतना नैसर्गिक वहाँ पे जो सौंदर्य है वो हमें मिलता है, ऐसा देश कौन सा है भला? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर, चरण, चरण माने पद, पैर, ऐसा देश कौन सा है जिसके पैर हमेशा रत्नेश धो रहा है। रत्नेश माने कौन? किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, रत्नेश माने समंदर, समुद्र, रत्नेश माने समंदर। तो यह जो रत्नेश है, यह जो समंदर है, यह हमारे भारत के या फिर हमारे देश के चरण धो रहा है, हमेशा, निरंतर, मतलब कोई भी खंड ना पड़ते हुए, निरंतर, कोई भी दुविधा हो, कोई भी समय हो, जो समंदर है वह देश के चरण निरंतर धो रहा है। किसी भी बाधा के बिना वो हमारे देश की सेवा में लगा हुआ है।
भला ऐसा देश कौन सा है? ऐसा प्रश्न कवि हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो चरण तो रत्नेश माने समंदर धो रहा है, लेकिन जिसका मुकुट हिमालय है। मुकुट माने आपने देखा है राजा महाराजा अपने सर पर ताज पहनते हैं, उसे कहते हैं मुकुट। तो इस देश का मुकुट भी है। देखिए नीचे कन्याकुमारी की तरफ रत्नेश है, समंदर है जो निरंतर देश के चरण धो रहा है, और ऊपर मुकुट की तरह हिमालय है जो उस देश की शान है, गौरव है। और हमेशा वह जो हिमालय है वह देश के मुकुट की तरह उसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो बताइए तो भला ऐसा देश कौन सा है जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है? कौन सा है वह देश? सोचिए सोचिए जरा। ऐसा कवि हमसे फिर से प्रश्न पूछते हैं। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? और देखिए रत्नेश तो चरण धो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जो नदियां हैं, जो सरिता है, वह भी क्या कर रही है? अपनी धारा बहा रही है। सुधा, सुधा माने क्या? सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत। और यह अमृत कहाँ मिलता है? यह अमृत स्वर्ग में मिलता है, जिसका सेवन देवता करते हैं। कहाँ जाता है कि जो भी यह अमृत पीता है वह हर बाधा से, हर दुविधा से दूर तो होता ही है, लेकिन वह अमर हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, मृत्यु उसकी ओर नहीं आती। तो ऐसी नदियां जो सुधा बहा रही हैं, कितनी सुंदर कल्पना यहाँ पर कवि ने की है। नदियां माने सुधा, मतलब उस देश का जो जल है, जो नदियों से बहता है, वो किसी अमृत से कम नहीं है। इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र वहाँ की नदियां हैं। तो सोचो भला ऐसा देश कौन सा है? तो विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर से दोहराती हूँ, सुधा माने अमृत। नदियों में से जो पानी है, जो जल है, उसको कवि यहाँ पर सुधा माने अमृत की कल्पना यहाँ पर कर रहे हैं। और वह निरंतर धारा उस देश में बहती रहती है और उस देश के लोगों को हमेशा सुख, समाधान, समृद्धि देती रहती है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? और हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश किसानों का देश है, और इन किसानों के देश में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। तो खेती के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? वह होता है पानी। हमारे यहाँ बरसात के ऊपर कई सारी खेती की जाती है, लेकिन हमेशा साल भर तो बरसात हो नहीं सकती, इसीलिए बरसात का जो भी पानी है वो नदियों द्वारा हमेशा हमारे पास रहता है। कवि की कल्पना यह है कि इस देश की जो नदियां हैं वह हमेशा सींची और सलोनी होती हैं। सींची हुई मतलब खेती को उपयुक्त जो भी आवश्यक घटक है वह नदी के पानी से मिलते हैं। भारत में कई सारे किसान नदी के पानी से ही अपनी खेती करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? सलोना माने सबको लुभाने वाला, सबके मन को बहलाने वाला सुंदर देश, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? और फिर कवि आगे क्या कहते हैं? यहाँ पर नदियां बहती हैं, तो उन नदियों में कौन सा जल बहता है? उन नदियों में अमृत सा जल बहता है। और उन नदियों में अमृत सा जल बहता है तो जो किसान खेती करते हैं उनको ही अमृत सा जल मिलता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि इन खूबसूरत से खेतों में, खूबसूरत से पेड़ों पर मीठे मीठे ताजे ताजे रसीले फल आते हैं, क्योंकि ये सींचे सलोने नदियां के जल पर आधारित होते हैं, बरसात पर आधारित होते हैं। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि इस देश के जो भी फल है, कंद नाज मेवे हैं,
वो क्या है, बहुत ही मीठे और रसीले हैं। और वह कहते हैं कि सब अंग में सजे हैं। भारत के कोने कोने में खेती की जाती है। हर कोने में खेती कर कर उत्पादन किया जाता है। बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। कई सारे फलों का, सब्जियों का उत्पादन लिया जाता है। तो ऐसे फल, कंद, नाज, मेवे भारत के कोने कोने में आपको मिलेंगे। भारत का हर कोना किसी न किसी फल या सब्जी से प्रसिद्ध है। जैसे कश्मीर सेब के लिए, केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो कवि यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है ना, या फिर जो हमारा देश है, वह बहुत सारे कोने कोने में क्यों ना जाए आप, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेंगे, फल, नाद, कंज, मेवे, जिसका अंग अंग फलों, फूलों और हरे भरे वनस्पति से भरा हुआ है। ऐसा देश कौन सा है, यह आप मुझे बताइए। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। और फिर कवि हमसे पूछते हैं कि हमने देख लिया, क्या देख लिया, कि भारत के कोने कोने में कंद, नाज, मेवे, बहुत सारे तरह के अनाज हैं, फल है, कंद है। उसी तरह पूरे इस देश में जिस तरह हमने फल, फूल, सब्जी देखी, उसी तरह इस देश के कोने कोने में कई सारे सुगंधी फूल भी फैले हुए हैं। सुगंधी फूल, आप कहेंगे फूल कैसे? यहाँ पर कवि ने कहा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। प्रसून का मतलब होता है फूल, सुमन, पुष्प। तो कई सारे रंग बिरंगी फूलों से, प्रकृति के इस श्रृंगार से यह देश सजा हुआ है, जिसकी सुगंध पूरे देश में फैली हुई है। और जिस तरह से फल, कंद, नाज, मेवे कोने कोने में प्रसिद्ध है, उसी तरह 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 के देश के कोने फूलों के सुगंध से और फूलों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। और फिर ऐसे दिन रात जो फूलों की सुगंध फैला हुआ देश है, और फूलों की तरह वह सुगंध लेकर हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे कौन से देश में है, वो मुझे बताइए। ऐसा सवाल कवि यहाँ पर हमें कहते हैं। हम सब जानते हैं कि यह देश कौन सा है, लेकिन फिर भी एक खेल की तरह, एक मनोरंजक पद्धति से हम अगर इसका जवाब देंगे तो पजल की तरह ही ये कविता हम पठन कर पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अंश हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगला अंश हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।